कि पहचान में तो वो क्या पूछता है भी किस में कौन सी संधि है, ये आपको पहचान बतानी है। तो इसका मतलब 4 शब्द उसने अगर लिखे हैं तो उन शब्दों की आपको क्या होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। और दूसरा, वो संधि में कोई विच्छेद दे दिया या फिर संधि पद दिया हुआ है उसका विच्छेद करना, या विच्छेद किया हुआ उसका संधि पद बनाना है। तो दीर्घ संधि है या कोई भी संधि पढ़े तो संधि के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पहले शब्द की क्या होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। सबसे पहले हमें शब्द की पहचान करनी है। अब क्योंकि संधि है और ये स्वर संधि है, और स्वर संधि पूरी मात्राओं के ऊपर निर्भर करती है, तो पहचान भी किससे होगी, मात्रा से इसकी पहचान होगी। तो स्वर संधि की पहचान क्या, लिखना नहीं है, आप समझ ले पहले। ये 4 मात्राएं हैं मूल रूप से, इसको आप एक बार छोड़ दें चाहे। ये डबल री की मात्रा है। सिंगल री की मात्रा ये होती है, इसके पैरों में एक री और लगा दें, डबल री की मात्रा ये होती है डबल री। संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, हिंदी में कम होता है। ये किसकी मात्रा है, आ की मात्रा। ये किसकी है, ई की है। और ये किसकी है, ऊ की मात्रा है। अब नियम क्या कहता है, नियम तो इस प्रकार से काम करता है इसमें, जैसे ए प्लस ए क्या बनता है, आ। और ए प्लस आ तो भी क्या बनेगा, आ। प्लस से पहले आ है, प्लस के बाद में ए है, तो भी आ। और दोनों तरफ दीर्घ स्वर है, तो भी क्या बनेगा, आ। बात आ रही है समझ में। भी आप चाहे हर्षव स्वर को मिलाएं, चाहे 2 दीर्घ स्वर को मिलाएं, एक हर्षव को मिलाएं, एक दीर्घ को बनाए, बनना क्या है, दीर्घ स्वर बनना है। और दीर्घ बनता है इसलिए संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि है। अब ये जो सूत्र है, ये फार्मूला है, तो इसके अंदर आप देखें कि 4 प्रकार के शब्द हो गए, अलग अलग शब्दों के अंदर 4 प्रकार का स्वर मिलेगा। यही 4 प्रकार किस में है, ई में है। और यही 4 प्रकार किस में है, ऊ में। तो 12 प्रकार के शब्द तो यहाँ बनते हैं, और 13वां प्रकार किसका है, डबल री की मात्रा का है। इसको आप ऐसे याद न रख के आप इसको ऐसे लिखा करें, अगर आ की मात्रा है तो शब्द का आपको विच्छेद करना है। विच्छेद करना है तो इस विच्छेद को आप ऐसे याद करें, प्लस से पहले हर्षो, प्लस के बाद भी हर्षो, प्लस से पहले ए, उसके बाद आ। मतलब कैसे मिला दें, फार्मूला तो यही है ना। यहाँ पे क्या होता है कि किताब से आप पढ़ेंगे तो हर के अलग अलग शब्द होते हैं। ए प्लस ए दीर्घ संधि में उसको नियम अलग लिख दिया, और उसके कुछ उदाहरण, कुछ शब्द अलग बता दिए। आ प्लस ए के अलग नियम बता दिए। तो हमें ऐसे अलग नहीं पढ़ना, इसको एक साथ ही पढ़ना है। अगर किसी शब्द में आ स्वर है तो उसका विच्छेद करें इस प्रकार से, इसी प्रकार से ई स्वर है तो इसका विच्छेद करें, और ऊ स्वर है तो, और अगर डबल री की मात्रा है तो एक री प्लस से पहले और एक री प्लस के बाद में। डबल री की 2 री है, एक प्लस से पहले और एक प्लस के बाद में। इस प्रकार से इसका विच्छेद करना है। फिर इसके उदाहरण देखें। मान लो हमने कोई शब्द लिखा, जैसे शब्द लिखा सावधि। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन 3 मात्रा, ये पहचान है किस संधि की, दीर्घ संधि की। इन 3 मात्राओं में से जो भी मात्रा इसके अंदर आ रही है वहां से शब्द का आपको क्या करना है, विच्छेद करना है। तो इन 3 मात्राओं में से कौन सी मात्रा इसमें, आ की मात्रा है, वह के अंदर तो ए स्वर है, और यहाँ ई की मात्रा है, पर कौन सा ई है, हर्षव ई है। तो ये आ की मात्रा यहाँ से विच्छेद करना है, तो इस आ स्वर को अलग कर ले। अब सै में से आ स्वर निकाल दिया तो क्या बचा, सै के साथ अलंत लगाएंगे। अब इस पूरे सूत्र को लिख ले, जो पहली बार कर रहे हैं वो इसी प्रकार से पढ़े इसको। अब इधर क्या बचा, वह और दी, ये बचा। अब दोनों तरफ क्या करें, एक एक स्वर को जोड़ दे, एक स्वर प्लस से पहले, एक स्वर प्लस के बाद। प्लस से पहले स्वर किस रूप में आएगा, मात्रा रूप में, और प्लस के बाद किस रूप में आएगा, प्रकट रूप में आएगा। तो इस सह के अंदर कौन सा स्वर मिलाएं, और प्लस के बाद अवधि शब्द होता है, का अवधि होता है,
अवधि, तो कौन सा स्वर मिला दें, है मिला दें। शब्द क्या बन गया, स प्लस अवधि। जो संधि पढ़ रहे हैं बिल्कुल पहली बार, जो संधि को सीख रहे हैं, वो किसी शब्द का विच्छेद इसी तरीके से करें, ये सूत्र पूरा का पूरा इस शब्द के बीच में लिखें और दोनों तरफ एक एक स्वर मिलाना है। तो स्वर कौन सा मिलाना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि शब्द आपका क्या बनना चाहिए, शुद्ध बनना चाहिए, और शब्द क्या बनना चाहिए, सार्थक बनना। शुद्ध सार्थक बनता है तो ही आपका विच्छेद है, शुद्ध सार्थक बनता है तो कोई विच्छेद नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसी प्रकार से इस शब्द को लें, जैसे शब्द लिखा गिरीश, तो यहाँ पे किसकी मात्रा आ रही है, दीर्घ ई की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, प्लस से पहले क्या बचा, गिर बचा। तो इस रह में से क्या स्वर निकाल लिया, ई स्वर निकाल लिया, तो इधर शब्द क्या बचा, गिर। अब ये सूत्र है, ज्यों का त्यों लिख दें आप। अब दोनों तरफ क्या करें, एक एक स्वर मिला दें, प्लस से पहले मात्रा रूप में, प्लस के बाद प्रकट रूप में। स्वर वो मिलाना है जिससे शब्द आपका शुद्ध बने और शब्द क्या बने, सार्थक बने। तो अब गिरी शब्द है, तो एक तो गिरी ये बनेगा, अगर आप ई की मात्रा मिलाते हैं, और एक शब्द ये बनेगा अगर आप इस ई को मिलाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि शब्द शुद्ध कौन सा है, शब्द सार्थक कौन सा है। ये शब्द है, ये शुद्ध है, इसके कुछ नियम होते हैं मात्राओं के। जब हम शब्द में मात्रा लगाते हैं तो मात्रा के कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं। उन नियमों के द्वारा पता कर सकते हैं हम शब्द शुद्ध कैसे बनता है। ये नियम आगे हम पढ़ लेंगे। गिरी प्लस इस, यहाँ पे जहाँ पे ये स आ जाता है ना प्लस के बाद में, तो इसके साथ ई हमेशा क्या लगती है, दीर्घ लगती है। इसी प्रकार से जैसे लघुत्तम शब्द है, ये ऊ की मात्रा है, इसको अलग करें, क्या बचा, ल और घ। उसके बाद में एक एक स्वर मिलाना है। तो लघु शब्द बनाएंगे, कौन सी मात्रा लगाएं, छोटी या बड़ी, छोटी मात्रा लघु, प्लस में उत्तम। इस तरीके से आप पढ़ेंगे संधि को, तो आपको एक ही जगह दिक्कत आएगी, जहाँ पे आप स्वर मिलाते हैं वहाँ पे आपको समस्या आएगी कि कौन सा स्वर। अगर जैसे अब लघु शब्द का आपको पता है, आप भाषा में प्रयोग करते रहते हैं, तो हमें पता है मात्रा बड़ी लगानी है छोटी। ऐसा कोई शब्द आ जाता है जिसका आपको पता नहीं है, तो कुछ मात्राओं के नियम है, इसके बाद मैं बता दूंगा कि मात्रा आपको कैसे शब्द में लगानी है। दो चार नियम याद रखें, मात्रा अपने आप सही लगेगी, मात्रा लगेगी, शब्द अपने आप क्या बनेगा, शुद्ध बनेगा, सार्थक बनेगा। डबल री की जो मात्रा है, इसके तो दो चार शब्द ही है, तो आप सीधा याद रख लें उनको। जैसे शब्द आता है मातृन, ऐसे डबल री की मात्रा, तो एक री प्लस से पहले रखें, प्लस से पहले रखेंगे उसमें क्या लगा दिया हमने, मात्रा रूप में, और प्लस के बाद एक री क्या आनी है, प्रकट रूप में। तो यहाँ प्लस से पहले भी री है, प्लस के बाद में री है, दोनों री आ गई, एक प्लस से पहले एक प्लस के बाद में। ऐसे ही एक शब्द है पितृण, क्या बन जाएगा, पितृ प्लस ऋण है। और एक शब्द है और त्रिकार, और त्रि प्लस त्रिकार, एक री प्लस से पहले एक बाद में। इसके तो आप तीन शब्द ही याद रख लेंगे बस। ये संस्कृत का है, डबल ई की मात्रा हिंदी में प्रयोग नहीं होती, बाई द वे आ जाए तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बात समझ में आई क्या, नोट कर लो। ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, सबसे पहले पहचान लिखोगे चारों इसकी, उसके बाद इसका विच्छेद इस रूप में करना है, फिर इसके उदाहरण लिखोगे। क्या समस्या है?
नोट कर लिया क्या? नोट हो गया पीछे? होर्त्रिकार, हाँ हो। कारण बताने वाला, होर्त्रिकार होता है जो किसी चीज का कारण बताने वाला हो, कारण को बताने वाला, स्पष्ट करने वाला, उसको बोलते हैं होर्त्रिकार। संस्कृत का है, धातु है हो, होत्री धातु है संस्कृत की। जैसे क्री धातु होती है, पढ़ धातु होती है, लिख धातु होती है, वैसे होत्री इसकी धातु है। नोट कर लिया? ये समझ में आया कि नहीं आया? किसी को समस्या है तो बताओ। समझ में आ गया? क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो आगे जो चारों संधियां हैं, विच्छेद ऐसे ही करना है, सिर्फ स्वर बदलेंगे और कुछ नहीं है। स्वर संधि हिंदी का सबसे आसान पार्ट है, सबसे आसान चीज है तो वो स्वर संधि है। तो आपको कुछ नहीं करना, मात्राएं शब्द में दी हुई है, जिससे अब देखो आ स्वर किससे मिलकर बनता है? ए प्लस ए, तो विच्छेद भी किस में हो रहा है? ए प्लस ए में। ई किससे मिलकर बनता है? ई प्लस ई से, ऊ प्लस ऊ से। जिससे स्वर मिलकर बन रहा है उसका क्या करना है? विच्छेद। अब ए के साथ आ क्यों लगाते हैं, या ए के साथ यहाँ पे आ क्यों लगाया? क्योंकि शब्द हमें क्या बनाना होता है? शुद्ध बनाना है, सार्थक है। तो अगर अकेले एक ही स्वर से शुद्ध सार्थक बनता तो फिर तो सब जगह आई लगाते जाते शब्द बनता जाता, फिर तो संधि का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो इन दोनों में से एक उपयुक्त स्वर चुनना होता है, इन दोनों में से एक चुनना होता है। और शब्द क्या बनना चाहिए? शुद्ध बनना चाहिए। सार जिस मात्रा से शब्द शुद्ध बन रहा है वो मात्रा लगा दे। प्लस से पहले है तो मात्रा रूप में, और प्लस के बाद है तो प्रकट रूप में। जैसे देखें, इस प्लस से पहले इसके अंदर क्या आ रहा है? ए ही है ना, तो ये मात्रा रूप है। और प्लस के बाद भी क्या आ रहा है? ए। यहाँ प्लस के पहले देखें ई है ना, पर ई किस में आ रही है? मात्रा में। और प्लस के बाद में ई क्या है? प्रकट रूप में। तो ये पांचों संधियों में ऐसे ही होना है स्वर संधि में। जो स्वर है यहाँ पे जो आप पहचान करते हैं, उसी स्वर के अंदर उसका क्या करना है? विच्छेद करना है। नया कुछ इसमें है नहीं, लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है, आसान पाठ है स्वर संधि। हाँ, व्यंजन और विसर्ग है तो उसके अपने हर चीज के नियम होते हैं। उसके बाद देखें, हम किसी शब्द में मात्रा लगाते हैं तो मात्रा के दो चार नियम हैं, उनको ध्यान रख लें, उसके अनुसार आप अगर आप मात्राएं लगाएं तो आगे जो भी संधियां पढ़ेंगे मात्रा में समस्या नहीं आती। देखें, पहला कि यदि प्लस से पहले कोई शब्द बनता हो स्त्रीलिंग, तो इसके साथ आपको मात्रा लगानी हो तो स्त्रीलिंग अगर शब्द बनता है और इसमें मात्रा अगर ई और ऊ, या आप ऐसे लिखें इसको, इनमें से मात्रा आपको चुननी हो तो कौन सी मात्रा चुनेंगे? हमेशा दीर्घ चुनेंगे। प्लस से पहले शब्द बनेगा या तो स्त्रीलिंग होगा, या शब्द क्या बनेगा? पुल्लिंग बनेगा। स्त्रीलिंग शब्द बनता है तो हमेशा मात्रा क्या रखें? दीर्घ रखें। और अगर शब्द बनता हो पुल्लिंग और इसमें इनमें से मात्राएं आपको चुननी हो तो फिर मात्राएं कौन सी चुने? हर्षव चुने, बस। अभी जैसे हमने शब्द लिखा, मान लो गिरी शब्द था, तो हमने ये लिखा था गिर, ई और ई, ये था। अब प्लस से पहले आपको छोटी या बड़ी दोनों में से की मिलानी है। आप छोटी मिलाएं, बड़ी शब्द क्या बनता है? गिरी। गिरी किसको कहते हैं? पर्वत को या पहाड़ को। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? पुल्लिंग है, तो फिर पुल्लिंग है तो ई कौन सी लगा दें? बड़ी। और अगर स्त्रीलिंग शब्द बनता तो क्या लगा देते? छोटी लगा देते, या आपकी दीर्घ मात्रा लगा देते। प्लस के बाद में यदि क्षय, पैस है, स या स, प्लस के बाद इनमें से यदि कोई वर्ण आता है प्लस के बाद में,
और इनके साथ आपको मात्रा चुननी हो ई और ई, तो इनमें से हमेशा किस मात्रा को चुने? बड़ी मात्रा को चुने। मतलब प्लस के बाद कोई भी आपने शब्द बनाया, उसके अंदर अगर प्लस के बाद में क्षय आता है या पै से आता है या सह आधा है तो सह पूरा है, तो उसके अंदर आपको ई और ई में से चुनाव करना हो तो हमेशा किस ई का चुनाव करें? दीर्घ ई का चुनाव करें। जैसे ये आ रहा प्लस के बाद में क्या आ रहा है? सह, तो हमेशा ई कौन सी लगानी है? दीर्घ। इसलिए इस शब्द को क्या बनाया हमने? ईस बनाया। बात आ गई समझ में? और तीसरा कि कुछ उपसर्ग है हिंदी के अंदर जो हमने शुरू में पढ़े थे। वी है, परी है, अभी है, अति है, प्रति है, नी है। अब ये उपसर्ग है तो हिंदी में कहाँ पे आएंगे? प्लस से पहले या प्लस के बाद में? हमेशा इनका प्रयोग कहाँ पे होगा? प्लस से पहले। और दो ई में से आपको एक चुननी होगी, तो हमेशा इनके साथ कौन सी चुने? दीर्घ ई चुने, आपका हर सभी चुने। अगर प्लस से पहले, क्योंकि इन उपसर्गों के ये पढ़े हैं ना हमने, उपसर्गों के अंदर इन उपसर्गों में सब में कॉमन क्या मात्रा? हर्षव है। जैसे मान लो उसने आपको दे दिया कि बताओ परीक्षा शब्द है, इसका विच्छेद करना है, तो ई की मात्रा को अलग किया, क्या बचा? पर, ई और ई, ई और ई, ये है। अब यहाँ पे इस पर के साथ हमने ई की मात्रा लगानी है, तो बड़ी लगाएं तो भी परी, छोटी लगाएं तो भी परी, लेकिन हमें पता है परी क्या है? हिंदी का उपसर्ग है, हमेशा मात्रा कौन सी चुने? छोटी चुने, तो यहाँ लगा दिया परी, छोटी मात्रा। और प्लस के बाद में ये क्या आ रहा है? क्षय। ये प्लस के बाद में आ रहा है क्षय। क्षय आए तो ई कौन सी चुने? हमेशा बड़ी चुने, तो आप इसको चुने बड़ी, तो परी प्लस क्या बन जाएगा? शिक्षा बन। बस इन दो चार बातों को आप ध्यान में रख के मात्राएं लगाएंगे तो शब्द अपने आप क्या बनता है? शुद्ध बनता है, अपने आप सार्थक बनता है। जैसे शब्द है ऊर्जा, उष्मा, उद्रव, ऊरू, उड्डा, ये कुछ शब्द हैं। ये शब्द हमेशा कहाँ पे आते हैं? प्लस के बाद आते हैं। ये प्लस से पहले नहीं बन सकते, हमेशा ही कहाँ बनेंगे? प्लस के बाद बनेंगे। और इनके साथ आपको स्वर चुनना हो ऊ या ऊ में से, तो हमेशा कौन सा चुना जाएगा? दीर्घ चुना जाएगा। जैसे मान लो हम शब्द लिखें बुर्जा शब्द है, इसका विच्छेद करना हो तो ऊ स्वर अलग कर लिया, क्या बच्चा? भय, ऊ और ऊ। अब यहाँ पे देखें, प्लस से पहले आप हर्षव मिलाएं चाहे दीर्घ मिलाएं, शब्द क्या बनेगा? भू। भू किसको कहते हैं? भूमि को कहते हैं। भू किसका पर्यायवाची है? भूमि का। तो भूमि स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है तो वो कौन सा चुनना है? दीर्घ चुनना है। तो इस भय के साथ कौन सी मात्रा लगा दें? दीर्घ। अब यहाँ पे छोटा ओ मिलाएं, बड़े शब्द क्या बनना है? ऊर्जा। और ऊर्जा शब्द में वो हमेशा ही क्या आता है? बड़ा आता है, तो इसके साथ वो कौन सा लगा दें? बड़ा लगा दें। तो शब्द क्या बन जाएगा? भू प्लस ऊर्जा। बात आ रही है समझ में? लिखो मात्राओं के नियम। मात्राओं के नियम। पहला, कि यदि प्लस से पहले, यदि प्लस से पहले शब्द स्त्रीलिंग बनता हो, यदि प्लस से पहले शब्द स्त्रीलिंग बनता हो, तो ये ऐसे चारों लिखोगे। हर्षवी, दीर्घी, हर्षवु, दीर्घो। यदि प्लस से पहले शब्द स्त्रीलिंग बनता हो तो ये चारों स्वर लिखोगे इस प्रकार से। इनमें से, चारों लिख के आगे लिखोगे इनमें से
फिर इसको लिखोगे दीर्घ ई और दीर्घ ऊ का चुनाव किया जाता है। दीर्घ ई का और या ऊ का चुनाव किया जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? क्या लिखा है बोलना। स्त्रीलिंग बनता हो तो आगे हाँ, मतलब अगर प्लस से पहले शब्द स्त्रीलिंग बन रहा है और उससे आपको शब्द बनाना पड़े तो हमेशा दीर्घ स्वरों का आप प्रयोग करेंगे, सीधा सा मतलब ये है। और बिल्कुल इसका उल्टा लिख लें, पुल्लिंग बनता हो तो ऐसे लिख के वहां पे लिख देंगे आप हर्षव का प्रयोग करेंगे। दूसरा 2 नंबर लिख लें, यदि प्लस से पहले शब्द पुल्लिंग बनता हो, यदि प्लस से पहले शब्द पुल्लिंग बनता हो, चारों स्वर लिखेंगे, हर्षवी, दीर्घी, हर्षवु, दीर्घु, में से हर्षव ई और हर्षव ऊ का प्रयोग किया जाता है या चुनाव किया जाता है। हर्षव ई या हर्षव ऊ का चुनाव किया जाता है। नोट कर लिए। दूसरा लिखिए नेक्स्ट, यदि प्लस के बाद, यदि प्लस के बाद ये वर्ण लिखेंगे, श, पैस, स और स। श, पैस, स के नीचे अलंत है, एक आधा स डूबे वाला, एक पूरा है स। यदि प्लस के बाद क्षय, पैस, स और स आते हो, आते हो तो इनके साथ, तो इनके साथ सदैव दीर्घ ई का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ सदैव दीर्घ ई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में लिखोगे ये उपसर्ग वी, परि, अभि, अति, प्रति, नी, अधि भी लिख सकते हैं इसमें, अधि। नोट कर लिया, वी, परि, अभि, अति, अधि, प्रति, नी, ये हिंदी के उपसर्ग है, ये हिंदी के उपसर्ग है। इनके साथ प्लस से पहले, इनके साथ प्लस से पहले सदैव हर्षव ई का प्रयोग होता है। इनके साथ सदैव प्लस से पहले हर्षव ई का प्रयोग होता है। नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखो, ये शब्द ऊर्जा, उष्मा, उद्रव, उरु, उडा, ऊन, एक शब्द और लिख सकते हैं इसमें, ऊ है। ये भी संधि में कई जगह आता है, ऊ है। उरु, उद्रव के बाद में उरु, उड्डा, ऊन, ऊ है। ये शब्द सदैव प्लस के बाद आते हैं, ये शब्द सदैव प्लस के बाद आते हैं तथा इनमें, तथा इनमें सदैव दीर्घ ऊ का प्रयोग होता है। इनमें सदैव
दीर्घ ऊ का प्रयोग होता है। नोट कर लिया। अब ये जो नियम है ये पूरी स्वर संधि में आपको काम देंगे। प्लस से पहले आप शब्द बनाएं तो शब्द या तो स्त्रीलिंग बनेगा या पुल्लिंग बनेगा, तो इस नियम के अनुसार मात्राएं लगाएं। प्लस के बाद शब्द बनाएं तो ये दो चार नियम है, इनको ध्यान में रखते हुए मात्राएं बनाए, शब्द अपने आप क्या बनेगा, सही बने। फिर दो स्वरों में से एक का चुनाव करना है और नियम को ध्यान में रख के चुनाव करना है। इसीलिए तो कह रहा हूँ स्वर संधि बहुत आसान काम है। दो तीन चीजें आप छोटी छोटी दो तीन चीजें ध्यान में रखते हैं, विच्छेद हो जाता है। लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें कुछ। मैं कुछ शब्द लिखवा रहा हूँ आपको, इसको बना के देखें। इनको बना के देखें। क्या अधीक्षक के नीचे अधीन, अब देखो इनमें मात्रा बड़ी लगाओ ना। छः आ रहा है ना इनके बाद, छः आता है तो ये बड़ा करो। हाँ ऐसे। अब आ रही है समझ। हाँ जी। अभी एक सेट बनाया तो मात्रा बड़ी लगाओ इसमें, एक के ऊपर। बन रही है। इनमें सवर नहीं मिला है, ना तो इसमें सवर लगाया, ना इसमें सवर है, ना इसमें सवर है। सवर तो लगाओ।
पहले से पहले एक स्वर तो आएगा। हाँ, आप बना रहे हो क्या? समझ में आ रहा है क्या? है? विद्यालय के नीचे सखिष्ट स लिखो, फिर ख के ऊपर ई की मात्रा, आधा स, सखिष्ट। है? अब देखो कौन सा स्वर अलग कर रहे हो इसमें। अब इसलिए कहता हूँ पूरा सूत्र लिख के बनाओगे ना तो स्वर रहता नहीं। तो यहाँ से इसमें कहाँ से विच्छेद किया आपने शब्द को, तोड़ा कहाँ से है? यहाँ से। तो इसमें स्वर कौन सा है? ई है। तो एक प्लस से पहले ई नहीं आएगा, तो प्लस से पहले एक ई लगाओ योग के साथ, योगी। हाँ। है? प्रार्थी देखो आ स्वर आ रहा है, तो प्रा नहीं, प्र हिंदी का उपसर्ग होता है। वैसे पै के पैरों में रह। हाँ, प्लस अर्थी। ऐसे बनाओ। आपके समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है क्या? अभी नया ही तो आप पूछ लेना दोबारा, ठीक है? जो ये पहला आ गया समझ में, तो आगे संधिया सारा विच्छेद ऐसे ही होना है, स्वर बदलना और कुछ नहीं है उसमें। नए तो इनसे पूछना। हाँ जी, बन रही हैं क्या? बन रही हैं। बन रहे हैं क्या? बनाए आपने। आधी प्लस इन होगा, प्र प्लस अर्थी होगा। अभी करवा दूंगा, मैं करवाऊंगा सारे सब। तो आप दोनों एक ही बना रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपका पहले किया हुआ है, तो आप रफ कॉपी में बना के तो देख लो, प्रैक्टिस करने में क्या जाता है? हैं? क्या? अच्छा, रफ कॉपी नहीं तो पेज ले लो इनसे। तो बैग में क्या है? हम्म, ठीक है। लघु में मात्रा बड़ी कैसे लगा दी? छोटी आएगी। हाँ, एक दो जगह स्वर नहीं मिला है, बाकी लगभग ठीक है आपको। महानों में महान कैसे कर दिया? नया कहाँ से ले आए? नया तो है नहीं इसमें। और वही है, स्वर वाली गड़बड़ कर रहे हो, कई जगह स्वर ही नहीं मिला है प्लस से पहले। और ठीक है आपका। हाँ, बनाइए आपने। ठीक है, एक एक दो में गड़बड़ है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखें, इनके मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ,
पहला है सरयू में, सरयू प्लस उर्मी है। अब देखिए सरयू, यहाँ पे आपको वो स्वर, अब जो पहली बार बना रहे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर की कॉपी में एक दो शब्द प्रत्येक में ऐसे हैं जिनके अंदर स्वर मिलाना आप भूल गए। प्लस से पहले लगाना था, प्लस के बाद है, प्लस के बाद वाला तो लग जाता है कि पूरा शब्द बनता है। प्लस के पहले ज़्यादातर उपसर्ग होता है तो स्वर नहीं मिलाते। तो जब आप पहली बार बना रहे हैं तो कोशिश आप ये किया करें, जैसे सरयुर्मी शब्द है तो टाइम लग जाए कोई बात नहीं, आराम से बना लें आप। ये ऊ स्वर अलग किया, अब इसको लिखेंगे सरयू, ठीक है। ऐसे लिख के आप बनाएंगे तो स्वर नहीं रहेगा, जो प्लस से पहले स्वर की समस्या आ रही है। तो अब क्योंकि ऐसे शब्द बना होगा तो आपको ऊ स्वर मिलाना है। और सरयू में आप छोटी मात्रा मिलाएं, बड़ी मिलाएं, शब्द क्या बनता है? सरयू। सरयू किसको कहते हैं? नदी को। और नदी है तो स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग है तो ऊ क्या है? बड़ा। इसलिए हमने ऊ की मात्रा क्या लगाई है? बड़ी। उर्मी शब्द ज्यों का त्यों हमने लिखा था अभी, उर्मी, ऊर्जा, उद्रव, उडा, उरु, ऊन, ऊ है, तो यहाँ पे ऊ कौन सा लगाएंगे? बड़ा लगाएंगे। तो ये बन जाएगा सरयू प्लस उर्मी। अब कहीं क्या है कि उर्मी तो सही बना रहे हैं, सरयू में यहाँ पे ये मात्रा छोड़ दी और ये रह जाती है मात्रा। इसलिए कह रहा हूँ शुरुआत में जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो ऐसे बनाए शब्द को, परीक्षा में भी ऐसे ही बना के देखें ताकि उसमें गलती की संभावना न रहे। हाँ, जब आपको ये आने लग जाएगी और पूरे आपके नियम याद और फिर अपने आप पता चलता जाता है, फिर कोई संधि मुश्किल काम नहीं है। फिर है बुर्जा, भू प्लस ऊर्जा है। अब ये तो बनाया था, प्लस से पहले ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है और ऊर्जा पूरा का पूरा आ ही रहा है। देविष्ट शब्द क्या बन गया? देवी प्लस इष्ट। उसके बाद बुद्रव, तो इसका बनाएंगे भू प्लस, वही है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इधर वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। उसके बाद परीक्षा, परी हिंदी का उपसर्ग है, सॉरी, परी हिंदी का उपसर्ग है और इक्षा, यहाँ पे क्षय आ रहा है तो ई क्या लगा दी? बड़ी। विक्षक, वी हिंदी का उपसर्ग है, छोटा लगाएं, इक्षक, क्योंकि यहाँ पे क्षय आ रहा है तो ई को क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। इतने ही है, ऐसे ही बनाए हैं। अब देखें लघुत्तर, लघु में कईयों ने मात्रा बड़ी लगा रखी है, लघु प्लस उत्तर, योगीश्वर, योगी प्लस। अब देखें यहाँ पे सह क्या आ रहा है? आधा, वो वाला सह आधा आ रहा है ना, आधा सह है तो ई की मात्रा क्या रखते हैं? बड़ी रखते हैं, इसलिए स्वर में बड़ी है। अनुदित, अनु हिंदी का उपसर्ग है, मात्रा छोटी आती है, प्लस उदित है। महानव, महा प्लस अर्णव, प्रार्थी, प्र प्लस अर्थी, हिमालय, हिम प्लस हल। ऐसे ही बनाए हैं। इनको देखें, सखिष्ट, विद्या प्लस सखिष्ट है, सखी स्त्रीलिंग शब्द है तो ई क्या रखा? अब यहाँ पे देखिए ई को क्या प्रयोग किया हमने? हर्षो। क्यों? क्योंकि प्लस के बाद में जो हमने क्षय पैस है जो नियम लिखा है उसमें से कोई वर्ण नहीं आ रहा, तो वो क्या है? हर्षव है। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आल्य, पराधीन, पर प्लस अधीन, अभिक्षक, अभी क्या है? उपसर्ग है, यहाँ पे क्षय आ रहा है तो ई को क्या रखा हमने? दीर्घ रखा है। और अधीन, अधि क्या है? उपसर्ग है, प्लस। अब इन में मात्रा बड़ी मत लगाना ई की, क्यों? प्लस के बाद क्या है? न है, तो या ना क्षय है, ना पैस है, ना सह है, मतलब सीधा सा नियम है। देखें
अगर क्षय पैस ऐसा ये वर्ण आता है तो ई क्या रखेंगे, दीर्घ। और अगर ये वर्ण नहीं आता है तो ई सब में क्या रखें, हर्षव रखें। जैसे मान लो सीधे हम शब्द देखें, अगर आपको ईस लिखना हो तो ईस ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ईन लिखना हो तो ईन ऐसे लिखेंगे। आपको इप्सित लिखना हो तो ऐसे है। अब इसमें क्या रहा है, पै और सै, तो ई क्या लगाएंगे, बड़ी रखेंगे। मान लो इत शब्द लिखना हो कहीं तो ई क्या रखेंगे, छोटी रखेंगे, क्यों यहाँ तय आ रहा है। मतलब क्षय पैस है ये आए तो ई को दीर्घ रखें, नहीं तो सब में क्या रखते जाएं, छोटे रखें। ईर्ष्या शब्द लिखना है, नहीं आ रहा तो ई हमेशा छोटी लगा दें। ये सब के अंदर आपको हिंदी में सब जगह ये नियम काम देगा। और उसी प्रकार से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का है, प्लस से पहले पुल्लिंग बन रहा है शब्द तो हर्षव स्वर लगाते जाएं, स्त्रीलिंग बन रहा है तो दीर्घ लगाते जाएं, सीधा सा नियम है। अब कल आप ये काम करना कि 15 शब्द अपनी तरफ से जो आप इस रजिस्टर में लिख रहे हैं वह 15 शब्द आपको लिख के लाने हैं, किसके, दीर्घ संधि के। कोशिश ये करें इन्हीं शब्दों को रिपीट मत करें, नए शब्द को आप लिखें, किसी भी किताब से देखें, शब्द लिख लें, फिर उनका विच्छेद करके देखें, और दिक्कत आती है कल क्लास में पूछें, फिर अपने अगली संदेश में